नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विजन आईएएस के पीटी 65 इसमें जो सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, तो इससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हम एक सीरीज में डिस्कस करेंगे। अलग अलग वीडियो इस सारे टॉपिक का अपलोड किया जाएगा। इसमें जो राज्य व्यवस्था एवं शासन है, इसमें टोटल आपके 8 टॉपिक हैं। टोटल 8 टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है चुनाव, तो जो आज का वीडियो है ये आपके चुनाव पर है। चुनाव संबंधित जितना भी जानकारी है, सारे जानकारी को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा लाइन बाय लाइन, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आप देखिए, दूसरा टॉपिक है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। इसे अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो टोटल आपके 8 टॉपिक हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन के टोटल 8 वीडियो आएंगे। तो आप सभी लोग इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को सपोर्ट कीजिएगा। इस सीरीज को सपोर्ट कीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आपका जो कोर्स सिलेबस है वो भी रिवीजन होता जाएगा। तो पहला है चुनाव। पहला है चुनाव। चुनाव में है पहला टॉपिक एक साथ चुनाव। ये सुर्खियों में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा? तो देखिए, हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव आनी, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि एक साथ चुनाव होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। ये विधेयक कहाँ पेश किया गया है? तो लोकसभा में पेश किया गया है। तो यहाँ पर समझिएगा विधेयक और एक्ट में क्या अंतर होता है। लोकसभा बार बार ये फंस क्यों रहा? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, इधर आपके प्रेसिडेंट है ना। तो लोकसभा राज्यसभा, अगर कोई विधेयक है, कोई क्या है, विधेयक है या कोई मुद्दा है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तो वो मुद्दा आपके कानून बन जाएगा, वो मुद्दा आपके एक्ट बन जाएगा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है और राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं, तो विधेयक ही रह जाएगा, बिल ही रह जाएगा। इसे ध्यान से आपको याद रखना है। उसके बाद समझिए कि जो संयुक्त संसदीय समिति है, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। जो ज़्यादातर आपके मेंबर हैं इसमें लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा के कम मेंबर होते हैं। और कितने मेंबर होते हैं? तो करीब 20 से 30 मेंबर होते हैं। तो पीटी के लिए याद रखिएगा 129वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब समझिएगा कि इस विधेयक में प्रावधान क्या क्या किया गया है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधान, तो इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, 82A जोड़ा गया है। 82A में लिखा गया है एक साथ चुनाव। तो एक साथ चुनाव किसका होगा? तो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होगा। ये चुनाव करवाएगा कौन? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। विधानसभाओं का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? तो जितना कार्यकाल लोकसभा का होगा उतना ही कार्यकाल विधानसभा का होगा। ये आपके अनुच्छेद 82A में जोड़ा जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 83 में क्या संशोधन किया जाएगा? तो इसमें असमाप्त अवधि, मध्य अवधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दिया गया है। तो बोलेगा आपसे कि असमाप्त अवधि, अनएक्सपायर्ड पीरियड, मध्य अवधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 83 में दिया गया है। असमाप्त अवधि क्या होता है? तो यहाँ पर समझिएगा, अगर लोकसभा 5 साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है और लोकसभा 3 साल में भंग हो गया, कितने साल में? 3 साल, तो 2 साल शेष रह गया। अब क्या होगा? फिर से चुनाव होगा, कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए होगा। जो आपके 2 साल है इसी को बोला गया है असमाप्त अवधि, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 साल के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और
पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि मानी जाएगी। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है जो आपको हम समझाए हैं। नीचे लिखा गया है कि समय से पहले लोकसभा के विघटन के बाद मध्य अवधि चुनाव होगा। तो मध्य अवधि चुनाव किसको बोलेंगे? तो समय से पहले जो चुनाव होगा उसे बोल देंगे मध्य अवधि चुनाव। इस चुनाव से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 172 में संशोधन। यह नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण काल को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 172 में संशोधन के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के लिए जो है असमाप्त अवधि, जितना साल आपके बचा हुआ है, और पूर्ण काल मान लीजिए 5 साल है, को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 327 में संशोधन यह विधान मंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। ये दोनों अनुच्छेद आपके दिया गया है कि इसमें संशोधन करके क्या जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कि एक साथ चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर एक साथ चुनाव होता है तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। इस सबको पता है आप लोग को। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकते हैं। ये सारे लोकसभा के लिए, राज्य विधानसभाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए और पंचायतों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में सभी चुनावों के लिए एक ही दिन निर्धारित हो। यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 21 जनवरी को लोकसभा का, 22 जनवरी को राज्यसभा का, और नगर पालिकाओं और पंचायत तो मान लीजिए एक डेट दे दीजिए आप 23 तारीख नगर पालिकाओं को, और पंचायत का चुनाव मान लीजिए 24 जनवरी। ये नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव बोला गया है तो सारे का चुनाव एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में वर्ष 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। ये वीवीआई पॉइंट है आपके पीटी के लिए। 1951-52, 57, 62, 67 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हुआ था। नेक्स्ट है कि 1968-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग हो जाने के कारण यह चक्र क्या हो गया, आपके बाधित हो गया। जो 1967 तक चुनाव आपके लोकसभा और विधानसभा का एक साथ होता था वो आपके प्रभावित हो गया। यहाँ पर बोला गया है कि एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट और आयोग कौन कौन है, यहाँ से पूछ सकता है आपको पीटी में। तो ये आपकी रिपोर्ट है, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट 170वीं रिपोर्ट है। भारत के जो विधि आयोग की रिपोर्ट है किस नंबर की, 170वीं रिपोर्ट 1999 में आया था। उसमें बोला गया था कि पूरे देश में चुनाव एक साथ होना चाहिए। उसके बाद है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बना था 2002 में, इसके द्वारा भी सेम बात बोला गया। संसदीय स्थानीय समिति की रिपोर्ट 2015 में भी बोला गया, और 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर प्रकाशित हुआ था, उसमें भी बोला गया कि पूरे देश में चुनाव एक साथ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में समझिएगा। ये चर्चा में क्यों है, सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना, जो राज्य के चुनाव आयोग हैं उनका कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का एक प्रमुख कारण है। कौन बोला है? तो ये बोला गया है, कैग बोला है। और आपको याद रखना है, जो कैग है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका उल्लेख है। किसका? कैग का। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा कि राज्य चुनाव आयोग के बारे में आप समझ लीजिए, मुद्दा समझ लिए। अब राज्य चुनाव आयोग के बारे में आप देख लीजिए। जो राज्य चुनाव आयोग है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद
343 में किया गया, सॉरी अनुच्छेद 243 में 243 में किया गया है। के से लेके 243 जेड बी तक किया गया है, जेड बी ने जेड ए तक, जेड ए तक किया गया है। राज्य चुनाव आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, एक संवैधानिक संस्था है। ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इसकी शक्ति को कोई सरकार कम नहीं कर सकती है। जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव करवाती है। तो आपको याद रखना है कि जो राज्य चुनाव आयोग है ये चुनाव कहाँ करवाता है? तो ये पंचायत का चुनाव करवाता है और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। जो पंचायत है इसे संवैधानिक मान्यता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया है, जबकि जो शहरी स्थानीय निकाय है इसे संवैधानिक मान्यता 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया है। जो पंचायती राज है इसका उल्लेख अनुसूची 11 में किया गया है, जबकि शहरी स्थानीय निकाय का उल्लेख अनुसूची 12 में किया गया है। पंचायत में कुल 29 विषय हैं, जबकि शहरी स्थानीय में कुल 18 विषय हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसकी सिफारिश गाडगिल समिति ने की है। आपको याद रखना है कि जो पंचायत को संवैधानिक बनाने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया है? तो गाडगिल समिति के द्वारा किया गया है। जो गाडगिल समिति है अपना रिपोर्ट 1988 में दिया था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने के लिए और भी बहुत सारी समितियां बनी थी। पहला समिति थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति थी। उसके बाद दूसरा समिति है अशोक मेहता समिति, 1978 में आया था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। उसके बाद तीसरा हो जाएगा जी बी के राव समिति, 1985 में आया था। 1985 में जी वी के राव समिति, नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद है 1986 में एल एन सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखिएगा तो अनुच्छेद 243 के 1 और अनुच्छेद 243 जेड ए में क्या बोला गया है? तो बोला गया कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदान सूची तैयार करना और सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के 2 में क्या बोला गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से आप हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, उसी प्रकार से राज्य के निर्वाचन आयोग को ही हटाया जा सकता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, केवल बोलेगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो केवल बोलिएगा राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अगला है कि राज्य चुनाव आयोग के काम क्या क्या हैं? काम देख लीजिएगा। तो काम पहला है कि स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, सीमा का निर्धारण करना। उसके बाद है कि मतदाता सूची को तैयार करना और उसमें संशोधन करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करना प्रावधान है। अगला है कि स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? तो राज्य चुनाव आयोग का है। इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले में भी आपके शामिल कौन होते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग के पास ही शक्ति है। स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन से संबंधित मामले पर राज्यपाल को सलाह देना इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझिएगा कि स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो राज्य चुनाव आयोग देता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है राज्य चुनाव आयोग के बारे में।
अगला टॉपिक है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है सर? तो देखिए पहले सुर्खियों में क्यों है, ये सुर्खियों में क्यों है, न्यूज में क्यों है? तो किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने, ध्यान रखिएगा, मनमाने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। पहले ये अधिकार नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगर परिसीमन आयोग जो है मनमाने ढंग से किसी भी क्षेत्र को काट के इधर से उधर कर देता है, उसका मंशा गलत होता है, तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ है उसकी समीक्षा कर सकती है कि जो परिसीमन आयोग ने जो काम किया है वो सही है कि नहीं है ना। अब समझिए परिसीमन के बारे में ये क्या होता है। तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया परिसीमन है। क्या है कि किस क्षेत्र के लोग किस विधानसभा किस लोकसभा में वोट करेंगे, ये तय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये परिसीमन के पास में है, डिलिमिटेशन कमीशन के पास में है। अगला है परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग बोला जाता है, यह सीमा आयोग कहा जाता है। एक प्रकार से यह सीमा का निर्धारण करता है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में कि कौन सा क्षेत्र कौन से लोकसभा में आएगा, कौन से राज्यसभा में आएगा, कौन से विधानसभा क्षेत्र में आएगा। राज्यसभा तो नहीं, राज्यसभा नहीं बोल सकते, राज्यसभा का चुनाव आपके विधायक करते हैं, तो ये राज्यसभा वाला गलत बात है। आपके लोकसभा और विधानसभा, है ना, ये ठीक है। चलिए अगला कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। इसे जो भी रिपोर्ट परिसीमन आयोग देता है उसे संसद मान लेता है कानून के माध्यम से। भारत में परिसीमन आयोग का गठन अभी तक 4 बार किया गया है। ये पीटी के लिए वीवीआई है, पीटी के लिए वीवीआई है कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन अभी तक कितने बार किया गया है? तो अभी तक 4 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 4 बार किया गया है। ये कब कब किया गया है? तो 1952 में किया गया है, 1963 में किया गया है, 1973 में किया गया है और 2002 में किया गया। 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया है। और याद रखना है कि परिसीमन आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है। एक क्या है? संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्या होता है सर? तो लोकसभा या सिंपल बोले संसद, बोलिए संसद, संसद और विधानसभा अपने पावर से जिस बॉडी का निर्माण करती है उसे ही बोलते हैं सांविधिक निकाय। जिससे कि आरबीआई सांविधिक निकाय है, सेबी सांविधिक निकाय है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सांविधिक निकाय है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन अभी आप तुरंत देखें कि अगर परिसीमन आयोग मनमाने तरीके से किसी क्षेत्र को उलटफेर किया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक जज चेक कर सकते हैं। संवैधानिक जज क्या होता है? तो जिसमें 5 जज या 5 से अधिक होते हैं उसे संवैधानिक पीठ बोला जाता है। नेक्स्ट है कि इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती। ये वीवीआई पॉइंट है, आपको ऑप्शन में देके फंसा लेगा कि जो परिसीमन आयोग की प्रतियां हैं लोकसभा राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, केवल सदन को बता सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परिसीमन आयोग की संरचना देख लीजिए। अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सीईसी द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त होते हैं। संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम यहां से भी बन सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये चर्चा में क्यों है? तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बना भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य बाद मतलब केस होता है, याद रखिएगा। केस 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट पर्चे के 100% क्रॉस सत्यापन करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। खारिज मतलब इस पर सुनवाई अब नहीं होगा। मांग क्या था? तो सर इसका मांग था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य केस में मांग था कि जो ईवीएम में वीवीपैट लगा हुआ है उसमें पर्ची निकलता है, उस पर्ची का 100% क्रॉस सत्यापन किया जाए, उसे भी काउंट किया जाए। यह मांग था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे बढ़िया है कि मशीन से चुनाव ही नहीं करवाइए, आप बैलेट पेपर से करवा लीजिए अगर इसे सुप्रीम कोर्ट सही ठहराता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर दिया। चलिए अगला है कि ईवीएम वीवीपैट के बारे में आपको जानना चाहिए तो जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। एक क्या होता है? एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। ये वीवीआई सवाल है, इसे पीटी के लिए वीवीआई है, इसे नोट कर लीजिएगा कि इसे बनाया कौन है। तो इसे बनाया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। किसके साथ मिलकर बनाया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में मिलकर बनाया है। और इसमें याद रखना है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक वेल जो कंपनी है वो आपके रक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये आपके परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करता है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पीटी के लिए, ये कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर पीसीएस के लिए। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट को पहली बार पूरी तरीके से उपयोग में लाया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो गोवा का विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर एक तरीके से इसे टेस्ट किया गया, और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जितना भी मशीन था सभी मशीन में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईवीएम और वीवीपैट का विकास क्रम देख लीजिएगा। ईवीएम और वीवीपैट, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ईवीएम है और इसी के जस्ट बगल में आपके वीवीपैट लगाया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा। 1982 में केरल में विधानसभा उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है 1982 में। 1989 में ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। 2004 आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। तब से सभी चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो 2004 में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग केस में वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। कब कर दिया था अनिवार्य? तो 2013 में किया था और पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 2019 में जाके लागू हुआ। 2019 एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये कब निर्णय आया था? 2019 में निर्णय आया था कि अगर मान लीजिए कोई ए विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर टोटल
1000 ईवीएम है। कितने हैं? 1000 ईवीएम है। तो 1000 में से रेंडम किसी 5 ईवीएम का वोट तो काउंट होगा ही, साथ में जो आपके वीवीपैट है उसमें कितने पर्चे हैं वो भी आपके काउंट किए जाएंगे। लेकिन कितने ईवीएम का? 5 ईवीएम का, 5 ईवीएम का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईवीएम में निम्नलिखित 3 आपके यूनिट शामिल होते हैं, 3 उपकरण इसमें लगा होता है। तो देख लीजिए, पहला होता है बैलेटिंग यूनिट। यहाँ पर देखिए, पहला है बैलेटिंग यूनिट। इसमें इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है और इसमें 16 बटन वाले कीबोर्ड की तरह काम करता है। इसमें टोटल आपके 16 बटन होता है। कितने होता है? 16 बटन होता है। नहीं, एक ईवीएम में 16 कैंडिडेट का नाम होता है। अगला होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट। इसे मास्टर यूनिट भी कहा जाता है। यह मतदान या पीठासीन अधिकारी के पास में होता है। यहाँ पर समझिएगा, ये आपके था ईवीएम, ये था ईवीएम और इसके जस्ट बगल में आपके हो जाएगा वीवीपैट, और ये तार से लिंक रहेगा। उसके बाद ये तार से जो है बाहर में बैठे रहेंगे कौन? आपके पीठासीन अधिकारी और इनके पास रहेगा कंट्रोल यूनिट और यहीं से अनुमति देंगे। अगर आप अंदर गए कमरे में तो ये अनुमति देते हैं। तो आप जैसे जाइएगा यहाँ पर दबाइएगा तो केवल एक ही वोट पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि हम जाएंगे और 5 बार दबा देंगे, 5 वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल एक ही वोट पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल किसके पास में है? ये आपके जो मतदान अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके पास एक मशीन है, कंट्रोल यूनिट, है ना, इसी के माध्यम से ये सारा होता है। अगला पॉइंट है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यह ईवीएम का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है या कि नहीं गया है। जब देखिएगा यहाँ पर जो वीवीपैट लगा हुआ है, वीवीपैट, तो इसमें एक पर्चा कटेगा और ये 7 सेकंड तक आपको दिखता रहेगा, 7 सेकंड तक आपको दिखता रहता है। उसके बाद पर्चा डब्बा में गिर जाएगा। इस पर्चा को आप ला नहीं सकते हैं। आगे है कि इसे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए लाया गया था ईवीएम को। अगला है कि ईवीएम और वीवीपैट का लाभ क्या है। लिखने के लिए अगर आपको आ जाएगा मेंस में तो काम आ जाएगा। यह बैटरी पर चलता है और बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अवैध मत की संभावना ना के बराबर होती है इसमें। यह प्रति मिनट 4 से अधिक वोट की अनुमति नहीं देता। ध्यान रखिएगा, प्रति मिनट, 1 मिनट में 4 से अधिक वोट कास्ट नहीं हो सकता है, जिससे बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगाता है कौन? ईवीएम। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती है। ईवीएम की गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना नहीं होती है। ये आपके ईवीएम का लाभ है, इसे नोट कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एमसीसी क्या होता है? देखिए, ये चर्चा में क्यों है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जारी किया गया था। तो आप देख लीजिए कि आदर्श आचार संहिता क्या है। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो इसकी उत्पत्ति कब होता है? जो आदर्श आचार संहिता है, इसकी उत्पत्ति शुरुआत 1960 में होता है। ये कहाँ से होता है? तो केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया था। केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया था। और इसकी प्रकृति क्या है? यह राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। किसको? तो एमसीसी को, है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, अपना अथॉरिटी प्राप्त करता है। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी एवं शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि संविधान में एमसीसी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे बोलेगा कि जो एमसीसी है
आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लेख संविधान के इतना अनुच्छेद में किया गया है, आप फंस जाइएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान में कोई भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि एमसीसी किन पर लागू होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि किस पर लागू होता है, तो सभी राजनीतिक दल पर। किस पर लागू होता है? सभी राजनीतिक दल पर, उनके उम्मीदवारों एवं पोलिंग एजेंट्स पर। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पोलिंग एजेंट्स पर, सत्तारूढ़ सरकार पर, सभी सरकारी कर्मचारियों पर एमसीसी लागू होता है। आप लोग सोचिएगा कि सरकारी अधिकारी पर क्या लागू होगा, नहीं लागू होगा, ध्यान रखिएगा। यही तो आपको फंसाएगा, ये तो आपको फंसाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है सभी राजनीतिक दल, ये सबको पता होता है, उनके उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट। ये पोलिंग एजेंट आपके फंसाने वाला शब्द है ना, इससे बच के रहिएगा। सत्तारूढ़ सरकार आपको पता होता है, तो सभी सरकारी कर्मचारी। इसमें आपको दो बात याद रखना है, बाकी आपको पता होता है, आप इतना मेच्योर हैं। नेक्स्ट है कि एमसीसी के लाभ होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां क्या क्या हो जाता है। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो कौन कौन सी गतिविधि आपके प्रतिबंधित हो जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन सी गतिविधि प्रतिबंधित हो जाता है। तो ऐसी कोई नीति परियोजना, ऐसी कोई नीति परियोजना या योजना घोषित नहीं की जा सकती है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हो। ये नहीं कि सरकार आपके इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दी है इलेक्शन कमीशन, और सरकार कोई बड़ा स्कीम लॉन्च कर दे, बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि सरकारी कोष से धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक लग जाता है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक हो जाती है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले, ध्यान रखिएगा वीवीआई पॉइंट है, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लगा दी जाती है। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि सोमवार को इलेक्शन है ना, सोमवार को इलेक्शन है, तो शनिवार को प्रचार जो है शाम को 4 बजे रुक जाएगा या 5 बजे रुक जाएगा, है ना। और ये 5 बजे के बाद जब तक मतदान समाप्त नहीं होता है, मान लीजिए कि मतदान चला 5 बजे तक, तो 5 बजे तक क्या रहेगा आपके ये जो आचार संहिता है ये आपके लागू रहेगा। क्या रहेगा? लागू रहेगा, है ना। अगला है देखिए चुनाव के पहले भी लागू होता है, लेकिन ये क्या है 48 घंटा पहले। यहाँ समझिए मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटा की अवधि के लिए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लग जाती है कि आप जो है अब बैठक नहीं कर सकते हैं, है ना। कितने घंटे पहले? 48 घंटे के लिए ये अवधि लागू हो जाती है। तो आप देख लीजिए शनिवार के मान लीजिए 4 बजे से और सोम के 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाता है। अगला है कि चुनाव प्रचार के लिए परिवहन मशीनरी जैसे सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के कारण ही उनका जो चुनाव था उसे अवैध घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ गए कि अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमसीसी लागू रहने की अवधि, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहने की अवधि, यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर, ध्यान रखिएगा ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक आपके लागू रहती है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरबंस सी जलाल बनाम भारत संघ अन्य केस 1997 में सही ठहराया गया है। उल्लंघन के परिणाम, अगर उल्लंघन कीजिएगा तो क्या परिणाम मिलेगा। इस संहिता का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मैंने क्योंकि कोई कानून में लिखा नहीं गया है, ये केवल मुरली है। साथ ही इनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी क्या है आपकी कमी है। इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें ये कमियां हैं, इसे एमसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आती है। देखते हैं जो बड़े बड़े नेता होते हैं लगातार एमसीसी का उल्लंघन करते रहते हैं, उन्हें पता है कि इसके पास कोई अधिकार नहीं है दंड देने का। नेक्स्ट है कि हालांकि कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से भी लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार के बारे में झूठे बयान प्रकाशित करने के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी उम्मीदवार के चरित्र के बारे में झूठी अफवाह आप नहीं उड़ा सकते हैं, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(4) के तहत, भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अंतर्गत मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी या प्रतिरूपण एक चुनावी अपराध है ना। समझिएगा कि मतदाता पहचान संबंधी अगर कोई जालसाजी करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है लोकसभा चुनाव। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव आपके संपन्न हो गया। किस नंबर की चुनाव थी सर? तो 18वीं लोकसभा चुनाव थी और इसमें बीजेपी जीत की आ जाती है। चलिए अब देखिए कि लोकसभा चुनाव के बारे में क्या दिया गया है। तो चुनाव प्रणाली, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसके तहत लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचक क्षेत्र बोला जाता है। देखिएगा जैसे कि ए क्या है, ए आपके निर्वाचक क्षेत्र है और यहाँ से जीत के कौन आ गया, कोई क जीत के आपके यहाँ से आ जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जो वाराणसी क्षेत्र से खड़ा है तो वो क्या हो गया, वाराणसी निर्वाचक क्षेत्र हो गया है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सही बात है। अगर कोई ए लोकसभा क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए वाराणसी, मोदी वाराणसी से है ना, तो यहाँ से केवल एक ही आदमी जीत के आ सकते हैं। इसलिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये सब जानते होंगे, आप पढ़ चुके हैं। लोकसभा की अवधि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा की अवधि जो है पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का। जिस दिन शपथ लिए उस दिन नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। जिस दिन पहली बैठक होता है, जिस दिन संसद में पहली बैठक होता है, तो पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक, याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है। और जैसे ही 5 साल होगा स्वतः ही क्या हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगा। राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंपॉर्टेंट बात है, इसे बीबीए कर लीजिएगा। अगर आज लगता है राष्ट्रपति को कि लोकसभा भंग कर दे तो लोकसभा भंग कर देंगे। कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा लिख दिया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून के द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो लोकसभा के कार्यकाल को कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, तो सर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। आपातकाल खत्म अगर 1 साल हो जाएगा तो हर बार 6 महीने से, देखिए यहां पर बोला गया है कि अगर आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना हो जाएगा। आपको समझाते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए कि 2024 में लग गया आपातकाल, ये कब चलेगा, 2025 तक चलेगा। आपातकाल खत्म होने की घोषणा कर दिया गया 2025 में, तो अब जो है 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा गया होगा कि आपातकाल खत्म होने के बाद इसे 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है संवैधानिक प्रावधान। तो भाग 15 में शामिल अनुच्छेद 324 से 329 लोकसभा चुनाव के प्रावधानों से संबंधित है ना। जो लोकसभा के चुनाव से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 324 से 329 में। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां देख लीजिए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तो एक न्यूज आपका है अनुच्छेद 329 बी। ये क्या है, तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329 बी का उपयोग किया। कौन उपयोग किया, निर्वाचन आयोग ने किया। निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329 बी का उपयोग किया। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया। इंपॉर्टेंट बात है, बोला गया है कि जो निर्वाचन आयोग है मतदान प्रक्रिया में जो न्यायिक हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 329 बी का इस्तेमाल किया है। तो अनुच्छेद 329 बी के अनुसार संसद के किसी भी
सदन, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उसी प्राधिकरण के समक्ष उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन निर्धारित किया गया हो। ये आपके अनुच्छेद 339 में लिखा गया है। ऐसा आगे लिखा गया है कि पोन्नुसामी निर्णय बना रिटर्निंग ऑफिसर नामकलन निर्वाचन क्षेत्र और अन्य केस 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह पहले आपके केस में बोला जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट आपके चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है अगर चुनाव की घोषणा कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 1952 के केस में बोला गया है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर लिमिट करने का प्रयास किया गया है। बोला गया कि मान लेते हैं कि ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र में धांधली हुआ है, ए क्षेत्र में क्या हुआ है, धांधली हुआ है और कोई क जीत के आ गया। मान लीजिए कि मोहन जीत के आ गया। कौन जीत के आ गया है? मोहन। अगर कोई मोहन का विरोध नहीं किया है, जो भी कैंडिडेट था खड़ा यहाँ पर, मान लीजिए कि आपके आरती थी, है ना, आपके राहुल था, कोई विरोध नहीं किया, तो जो सुप्रीम कोर्ट है सो मोटो नहीं ले सकती है। ऐसा बोला गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 में बोला गया है। चुनाव याचिका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। चुनाव याचिकाएं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। ऐसी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है। आगे इससे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। देखिए, अब बोला गया कि सबसे पहले अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दायर करेगा, कहाँ पर दायर करेगा? तो हाईकोर्ट में। कहाँ दायर करेगा? हाईकोर्ट में दायर करेगा। जो भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है, हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करेगा। अगर हाईकोर्ट उसको खारिज कर देता है तो फिर कहाँ पर अपील करेगा? फिर से जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित किसी भी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जा सकती है। देखिए, बोला गया है कि चुनाव याचिका कौन दायर कर सकता है। देखिए, तो चुनाव याचिका किसी भी कोई उम्मीदवार दायर कर सकता है या चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा, जो कोई निर्वाचक है, आपके जो वोट देने वाले लोग हैं, उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर भी की जा सकती है चुनाव याचिका। निर्वाचक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। निर्वाचक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो चुनाव में मतदान करने का हकदार होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सारे बात। यहाँ पर अनुच्छेद 329 बी की बातें। चुनाव में नामांकन के बारे में समझिएगा। नॉमिनेशन इन इलेक्शन। हाल ही में एक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया। तो अब देख लीजिए, चुनाव नामांकन के बारे में आप समझिएगा। जो चुनाव नामांकन होता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है कि क्या आपके नामांकन के लिए शर्त होना चाहिए, वो परिभाषित किया गया है। आरपीए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 में किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए आपके क्या क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्तावक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बाबू कि अगर बोलेगा कोई नेशनल पार्टी है, कोई क्या है, मान्यता प्राप्त पार्टी है या कोई राजकीय पार्टी है, तो उस उम्मीदवार का प्रस्तावक केवल एक होगा। जो प्रपोजल होगा केवल कितना होगा? केवल एक होगा। लेकिन कोई अगर निर्दलीय है तो उसका प्रस्तावक कितना होगा? 10। इंपॉर्टेंट है, कितना हो जाएगा? 10 प्रस्तावक होना चाहिए। प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रस्तावक होगा क्या उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का हो सकता है? नहीं, उसी निर्वाचन क्षेत्र का ही क्या होगा? आपके प्रस्तावक होगा। नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33। इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान आपके दिए गए हैं कि आपको सब सारी जानकारी सही सही देना है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को
उन मामलों में निजता का अधिकार है जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है, जिन मामलों का उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। आगे बोला गया है कि आरपीए 1951 की धारा 36, आरपीए मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36, इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए वितरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर को जो भी दस्तावेज दिया गया है और उसमें कुछ खामी है तो उसके नामांकन को जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसे खारिज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है रीपोलिंग क्या होता है। रीपोलिंग समझिए, रीपोलिंग क्या होता है। भारतीय निर्वाचक आयोग, इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचक आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा आम चुनाव के लिए पुनः मतदान कराया। यहाँ पर पुनः मतदान कराया, जैसे कि देखिए मतदान हुआ, आज 21 तारीख है मान लेते हैं, मतदान हुआ, आज क्या हुआ, मतदान हुआ, लेकिन टोटल 1000 बूथ पर, लेकिन जो 5 बूथ है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया, इस कारण से इसे कैंसिल कर दिया गया और 22 तारीख को ये 5 बूथ पर फिर से इलेक्शन हुआ। इसे ही क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे रीपोलिंग। क्या बोल देंगे, रीपोलिंग। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुनः मतदान से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, देख लीजिए। वह परिस्थितियां जिनके तहत पुनः मतदान की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, प्राकृतिक अगर आपदा आ गया तो पुनः मतदान करना होगा, या हिंसा हो गया, वोटिंग मशीन के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण, बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द कर दिया जाना, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाता है तो वहां पर इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ता है और दोबारा आपके मतदान किया जाता है, रीपोलिंग किया जाता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, रीपोलिंग इसमें बोला गया है कि अगर उम्मीदवार का डेथ हो जाएगा तो पूरा जो क्षेत्र है ना, जो कोई ए आपके विधानसभा क्षेत्र है, तो पूरे क्षेत्र में इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोबारा वहां पर क्या होगा, इलेक्शन किया जाएगा। कि साइलेंस पीरियड क्या होता है ये समझिएगा। लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटा पहले साइलेंस पीरियड लागू किया जाता है। जैसे देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है कई चरणों में होता है, तो कहीं एक चरण में आपके चुनाव हो रहा है तो उससे 48 घंटा पहले जो भी चुनाव आचार संहिता है उसे ही साइलेंस पीरियड बोला जाता है। साइलेंस पीरियड मतदान के दिन से 48 घंटा पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है। साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। तो प्रतिबंध क्या है, पहला है कि धारा 126(1) में बोला गया है कि टेलीविजन या अन्य डिवाइस के माध्यम से आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। धारा 126(a) बोला गया है कि एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। धारा 126(1)(b) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर आपकी रोक लगाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट है एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि संविधान ने संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीकों को रेगुलेट करने का अधिकार दिया। किसको अधिकार दिया है, ये अधिकार संसद को दिया है। इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं। अधिनियम के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। कोई भी उम्मीदवार कितने भी निर्वाचक क्षेत्र से खड़ा हो सकता था 1996 तक, लेकिन 1996 के बाद यह संख्या तय कर दिया गया कि केवल कोई एक उम्मीदवार 2 निर्वाचक क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर देखिए
लिखा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की उपधारा 33(7) में बात लिखा गया है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट दोनों सीट पर जीत गया तो एक सीट को उसे छोड़ना पड़ेगा और उस सीट पर उपचुनाव होगा। अभी वर्तमान में याद होगा राहुल गांधी जी 2 सीट से जीते थे, एक आपके वायनाड से, दूसरा रायबरेली से। तो जो आपके वायनाड क्षेत्र आपके सीट था उसे छोड़ दिए और रायबरेली से राहुल गांधी ने संसद की शपथ ली और बाद में वायनाड सीट पर उपचुनाव होता है और उनकी बहन जीत के आ जाती हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा। नेक्स्ट पॉइंट है होम वोटिंग क्या होता है। होम वोटिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार, ध्यान रखिएगा, 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। आयोग का यह कदम उसके आदर्श बाग कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। ये इंपॉर्टेंट बात है। बोलेगा कि जो आयोग है उसका आदर्श बाग क्या है सॉरी, उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, उसका आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। होम वोटिंग सुविधा के बारे में देख लीजिएगा। इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर मतदान कराया जाता है। इसमें क्या होगा, नाम ही लग रहा है होम वोटिंग, इसका मतलब जो मतदाता है, जो वोट देने वाला है, उसी घर में क्या होगा, वोटिंग आपके होगा। कौन करवाएंगे, तो मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लाभार्थी कौन है, घर में मतदान कौन कर सकते हैं, तो जो भी व्यक्ति 40% क्या है, डिसेबल है, या जिनका उम्र 85 प्लस है, 85 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो घर में वोटिंग कर सकते हैं। इसे वीवीआई कर लीजिएगा। ये सवाल अभी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदम। तो क्या क्या कदम उठाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले काश्मीरी विस्थापितों के लिए फॉर्म यम को बोझिल प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया है। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगा, जो भी कश्मीर से विस्थापित हुए थे। आयोग ने SVEP-1 में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। साथ ही आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को संवेदनशील बनाया जाएगा। अब क्या इसमें है, प्रस्तावित देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। कौन बनाएगा, तो बनाएगा बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे कि मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है, वो दिल्ली में काम करने गया, तो दिल्ली से ही वोट कर सकता है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, किसके माध्यम से, तो बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भी प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं हुआ है। अगला है डाक मतपत्र। तो डाक मतपत्र से कौन कौन लोग वोट देते हैं, तो कुछ विशेष मतदाता, विशेष में आप राष्ट्रपति भी ले सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी ले सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए सेवा मतदाता, सेवा मतदाता, इसमें जो भी सरकारी विभाग में काम करते हैं, देश में हो या विदेश में हो, ये वोटिंग कर सकते हैं। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात जो आपके मतदाता है, वो डाक मतपत्र के माध्यम से अपने वोट देते हैं। मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन है, ये क्या होता है सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई मोहन है और बोला गया कि अगर ये चुनाव के दौरान अगर बाहर रहता है, जेल से बाहर रहता है, तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो इसे जेल में डाल दिया जाता है इसे जेल में डाल दिया जाता है। इसने कोई अपराध किया नहीं, ये अपराध कर सकता है, तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसका वोट देने का अधिकार छीना नहीं गया है, ये वोट दे सकता है, किसके माध्यम से, तो डाक मतपत्र के माध्यम से ये वोट दे सकता है। इतना आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला कि प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, तो इसमें देखिएगा, इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध होता है कि आपके जो कोई सेवा मतदाता कहीं पर सेवा दे रहा है, तो बोल सकता है कि मेरे बदले में जाके मेरी वाइफ वोट कर देंगी, और किनको वोट करेंगी बता देता है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्विस वोटर यानी सेवा
मतदाताओं में शामिल। इसको आप फिर से देख सकते हैं कि इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित क्या करता है, स्वयं नामांकित करता है कि कौन मेरा वोट देगा, स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए है, जो आपको बोले वही बात है। चलिए, सर्विस वोटर्स यानी सेवा मतदाताओं में शामिल कौन कौन होते हैं, तो देखिए आपके होते हैं सशस्त्र बल होते हैं, भारत से बाहर किसी जो सरकारी पोस्ट है उस पर काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पुलिस हो सकते हैं, और सेना आपके उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है, तो भारतीय सेना बोल सकते हैं ना। चलिए, इसे याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फॉर्म 17C, इसी पर बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था, आपको पता भी होगा। इसमें देखिएगा कि निर्वाचक आयोग ने क्या बोला। निर्वाचक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया कि निर्वाचन नियम फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा, मतदान अधिकारी जो भी सरकारी अधिकारी है वो केवल क्या है, वो है मतदान अधिकारी, तो मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसे दोबारा देखिएगा कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया। कौन दिया स्पष्टीकरण, तो निर्वाचन आयोग दिया कि फॉर्म 17C के जो डेटा है उसे केवल मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ हम साझा करने की अनुमति नहीं देते। ये कौन बोला, निर्वाचन आयोग आपके बोलता है ना। आगे देखिएगा फॉर्म 17C क्या है, तो फॉर्म 17C निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत निर्देशों के साथ एक संबंध है, एक निर्देश है। इसमें देखिए क्या निर्देश है। इसका प्रथम भाग, ये पेज का 2 भाग है ना, आपके इधर एक साइड आपके इधर है और एक साइड आपके उल्टा है ना, तो दोनों साइड है एक पेज का। तो इसका प्रथम भाग निम्नलिखित के बारे में आपके जानकारी देता है। तो जानकारी क्या देता है कि एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी देता है कि जो आपके मान लीजिए कोई एक ए मतदाता क्षेत्र है, यहाँ पर कितने वोटर हैं, ये सारी जानकारी किसमें लिखा रहेगा, तो 17C में लिखा रहेगा। मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी रहेगा। अगला कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया, इसका जानकारी दिया रहेगा पेज नंबर 1 में। ऐसे मतदाता जिन्हें मतदान देने की अनुमति नहीं दी गई, इसका भी उल्लेख किया जाएगा। कहाँ पर, आपके फॉर्म 17C में किया जाता है। दूसरा भाग में क्या होता है, तो आपके प्रत्याशी का नाम होता है और प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत होता है कि कितना मत आपके जो है, जो प्रत्याशी है, जो आपके कैंडिडेट है, उन्हें मिला है। और लास्ट पॉइंट है ब्रेल साइनेज क्या है। ब्रेल साइनेज ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपके है पुदुचेरी का निर्वाचक विभाग, इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान किया है। ब्रेल साइनेज क्या होता है, तो जो भी आपके दृष्टि बाधित है वह उन्हें छू के जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा छाप होता है ना। आप देखिएगा, आप कभी स्टेशन में देखेंगे ब्रेल लिपि, देखिएगा मेट्रो में अगर आप लोग सफर करते हैं देखिएगा वहां पर ब्रेल लिपि में लिखा रहेगा, उभरा रहेगा, उसको छुएगा तो रूखा लगेगा, और उससे जो दिव्यांग लोग होते हैं उसे समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, किसका फोटो बना हुआ है ना। तो यहाँ पर बोला गया है यह कदम दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मतदान का उपयोग करने में आपकी मदद करेगा। हालांकि यदि ऐसा मतदाता चाहे तो अपने सहायता के लिए एक व्यक्ति को ला सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49N में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो अपने साथ किसी एक सहायक को ला सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि आप मेरे बदले में इन्हें वोट दे दीजिए, आप इस बटन को दबा दीजिए। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इलेक्शन से, सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो टॉपिक रहेगा संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में समझेंगे डिटेल से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।